आते हैं और आपको एक बहुत ही फ्रेश पर्सपेक्टिव लाते हैं। पंकज जाजू हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेटा एडवाइजर्स के। पंकज मेटा कैपिटल एडवाइजर्स रन करते हैं एक इंडिपेंडेंट स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी फर्म, कैपिटल मार्केट रिलेटेड, M&A रिलेटेड फर्म, लेकिन 94 से बाजार में है। काफ़ी रेप्यूटेड फर्म्स के साथ रह चुके हैं, इनाम, एक्सेस कैपिटल जब उनका ट्रांजैक्शन हुआ उन सब के साथ, और बहुत सारे ट्रांजैक्शन रिसेंटली किए भी हैं जब से उन्होंने मेटा कैपिटल एडवाइजर स्टार्ट किया है। पंकज, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमसे बात करने के लिए ET Now स्वदेश पे। आपके जो पसंदीदा सेक्टर्स हैं जिन पे हम आपसे बात करेंगे, उनमें से रियल एस्टेट से शुरुआत करते हैं। ये स्पेस आप काफ़ी समझते हैं क्लोजली, और ये 8-9 साल के बाद के गैप के बाद लास्ट 12-15 महीनों से रिवाइवल के साइंस शो कर रही है, चाहे वो वॉल्यूम डेटा हो, चाहे वो नए प्रोजेक्ट्स हों, इन्वेंट्री भी थोड़ी क्लीन अप हुई बड़े मेट्रोज में, और आज यहाँ तक कि हम आपसे बात कर रहे हैं तो काफ़ी रियल्टी स्टॉक्स काफ़ी बजिंग भी हो रहे हैं। हम स्पेसिफिकली स्टॉक से बात नहीं करेंगे, लेकिन आपको कौन से सेगमेंट पे सबसे ज़्यादा बुलिश है आप रियल एस्टेट में, और क्या ये आपको स्ट्रक्चरल ग्रोथ दिखती है? बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो देश का एक अहम हिस्सा है। कोविड ने हम सबको सिखाया है कि हमें अपने घर में एक कमरा और चाहिए, या हमें घर ऐसा चाहिए जहाँ पे कि परिवार अच्छे से कंफर्टेबली सेफली रह सके। और इस कारण से जो आपने एक चेंज देखा है कि पिछले 12-18 महीने में हाउसिंग परचेजेस काफी बढ़ी हैं, उसके कई कारण हैं। और वो जो कारण है वो सारे स्ट्रक्चरल शिफ्ट की तरफ अंदेशा करते हैं। पहली बात कि जो घर के जो प्राइसेस हैं, जो हाउसिंग प्राइसेस हैं, वो पिछले 7-8 साल से स्टैग्नेंट थे। और पिछले 18 महीने के अंदर यहाँ पर क्योंकि वॉल्यूम्स बढ़े हैं, कुछ और चीजें हुई। एक तो इनकम लेवल इस पिछले 7-8 साल में लोगों की बढ़ी, इंटरेस्ट रेट्स घट के 6-6.5% पे आ गई, तो जो महीने की जो एक माहवारी किसी को देनी पड़ती है घर खरीदने के लिए वो भी घटी, तो अफोर्डेबिलिटी काफी बढ़ गया था। और कोविड के कारण डिमांड सडनली वापस आ गई और लोगों ने घर खरीदना शुरू किया। तो ये तो कंज्यूमर साइड, डिमांड साइड की बात है। दूसरे तरफ जो रियल एस्टेट सेक्टर है, रेरा के कारण उसमें काफी कंसोलिडेशन हुआ है। जो छोटे डेवलपर्स हैं उनको अब फंडिंग भी इजीली नहीं मिलती, तो वो भी कई सारे मार्केट से निकल रहे हैं। और जो एक्सेसेस हुए थे पिछले 7-8 साल में, जब लोगों ने बहुत सारी जमीनें खरीदी थी, प्रोजेक्ट लॉन्च किए थे, तो वो जो माल पड़ा था वो भी अब काफी धड़ल्ले से बिक रहा है। इस कारण से इस सेक्टर में वापस से जान आई है। तो ये मुझे एक स्ट्रक्चरल अपसाइड दिखती है, एक सेक्युलर ट्रेंड दिखता है रियल एस्टेट में कि ये अगले 5-7-8 साल तक कम से कम आराम से चलेगा। इसमें थोड़ी बहुत सिक्लिकलिटी हो सकती है कि इन्फ्लेशन के कारण दाम, जो कॉस्ट है वो डेवलपर्स के बढ़ेंगे, दाम कभी ज्यादा बढ़े तो कस्टमर पीछे हटेगा, लेकिन ये सब पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम रहेगा। और सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी मुझे हाउसिंग में लगती है। एक ही चीज़ मेरे को पंकज आपसे समझनी है, अगर मैं कमर्शियल रियल एस्टेट में आज की डेट में पैसे लगा रहा हूँ तो क्या गलत तो नहीं कर रहा? मैं लिस्टेड कंपनी में पैसे नहीं लगाना चाहता, मैं सीधा ग्राउंड चेक करके अच्छा बिल्डर देख के, अच्छी चीज़ें देख के कमर्शियल में पैसा लगाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि शायद अब कोविड वापस नहीं आएगा। डायरेक्ट रियल एस्टेट खरीदना, मतलब अगर हम हिंदुस्तान में देखें कि लोग पैसा कहाँ लगाते हैं, तो ज्यादातर लोगों ने जमीनों में पैसा लगाया, सोने में लगाया, बैंक्स में FD की, और अब शेयर खरीदने लगे। और हर एक के अपने अपने फायदे हैं। कमर्शियल के अंदर अगर आप पैसा लगाएंगे तो आपको उस पर भाड़ा मिलेगा। ऑफकोर्स आपको ये देखना पड़ेगा कि जिस कमर्शियल प्रॉपर्टी को आप खरीद रहे हैं उसमें आपको एक अच्छा टेनेंट मिले और वो आपका वेकेंट नहीं रहे, क्योंकि कई बार लोग दुकान या कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद तो लेते, बिल्डिंग बनती है वो तो धीरे धीरे करके डेप्रिशिएट ही होती है, बिल्डिंग पुरानी हो जाती है, उसमें रिपेयर वगैरह काफी खर्चा आता है। तो ये एक बैलेंस व्यक्ति को देखना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति डायरेक्टली प्रॉपर्टी समझता है और खरीद सकता है तो डेफिनेटली कमर्शियल खरीद सकता है। उसको कमर्शियल में यील्ड भी 5-6% छूट सकता है, और उसके अलावा समय के साथ एप्रिसिएशन मिलेगा, या फिर वो रीट्स के जरिए इस सेगमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है। जो इक्विटी ग्रोथ देखना चाहता है, जो इन्वेस्टर देखता है कि मुझे 7-8% यील्ड प्लस एप्रिसिएशन की जगह मुझे 15-20-25% रिटर्न चाहिए, तो उसे इक्विटी की तरफ झुकाव रखना पड़ेगा।
पंकज, गुड मॉर्निंग। ये तो हुई रियल एस्टेट की बात, लेकिन आपका एक रिच व्यू रिटेल स्पेस पर भी है एंड दिस कैन नॉट बी अ कोइंसिडेंस कि आज सुबह से ही हम रिटेल स्पेस पर बातचीत कर रहे हैं। इनफैक्ट दिस इज एन एक्सपर्ट अप्रोच जो कि लगातार हमें मिल रहा है। रिटेल स्पेस जिस तरह से कंजम्पशन की अगर बात करें इज सेट टू इंक्रीज आने वाले दिनों में, किस तरह से स्पेस को आप देख रहे हैं? अगर मैं अगले मतलब हिंदुस्तान भारत के में जो एक ट्रेंड देखूं कि हम लोग जो हमारी जनता है वो पहले रोटी कपड़ा मकान उस पर खर्चा करती थी और ज्यादा पैसा बचता नहीं था डिस्क्रिशनरी स्पेंड के लिए, और वो अब हो रहा है। तो रिटेल स्पेस जो है, जो कि जहाँ पे कि व्यक्ति जाकर अपने कंजम्पशन के लिए चीज खरीदता है, वो स्पेस में ग्रोथ तो होनी है। जीडीपी ग्रोथ प्लस इन्फ्लेशन प्लस समथिंग मोर, तो वो तो एक सेक्युलर ट्रेंड रहा। अब क्योंकि हम बाजार के बारे में बात कर रहे हैं, लिस्टेड कंपनीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक काफी विचित्र चीज देखने में आती है कि पिछले कई सालों से ऑनलाइन जैसे बढ़ा, तो एक मन में ये लोगों के आने लगा कि जो एग्जिस्टिंग ऑफलाइन रिटेलर्स है वो सरवाइव करेंगे क्या, और जो वैल्यूएशन ऑनलाइन प्लेयर को मिलती है और जो ऑफलाइन को प्लेयर को मिलती है उसमें बहुत बड़ा गैप हो गया। तो जैसे किसी सेगमेंट में ऑफलाइन प्लेयर जो है उसकी मार्केट कैप या एंटरप्राइज वैल्यू सेल से 1 से 2 गुना होगी, और दूसरी तरफ जो ऑनलाइन प्लेयर है उसमें कई एग्जांपल्स ऐसे हैं जहां पे कि मार्केट कैप टू सेल्स 10 से 15 गुना है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। और ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, कस्टमर कन्वीनियंस के लिए, सिलेक्शन के लिए ऑनलाइन की तरफ जा रहा है, और वो कंपनियां 40-50% ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रही है। लेकिन रियलिटी है कि जो ऑनलाइन प्लेयर है वो भी ये समझता है कि मुझे ऑफलाइन दुकानें खोलनी पड़ेगी, क्योंकि कस्टमर जाके भी चीज खरीदना चाहता है। आप इलेक्ट्रॉनिक स्पेस देखिए, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन के कारण हम सब टीवी, मोबाइल वगैरह ऑनलाइन खरीदने लगे। तो ये लगने लगा था कि शायद क्रोमा, विजय सेल, विवेक्स, इस तरह की जो कंपनियां ये कैसे सरवाइव करेंगी। लेकिन रियलिटी है कि ये कंपनियां बहुत अच्छा ग्रो कर रही है, क्योंकि जो ब्रांड्स है जो सामान बेचते हैं उनको भी समझ में आया कि कस्टमर जाके फोन, लैपटॉप, टीवी देखना चाहता है। उन्होंने भी प्रोडक्ट्स अलग अलग कर दिए ऑनलाइन ऑफलाइन चैनल के लिए। तो मेरा मानना है कि इस स्पेस में अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के लिए। वेरी क्विकली मैं आपसे कुछ स्टॉक्स पर डिस्कशन करना चाहूँगा। कंपनीज को समझिए कि यहाँ पे रियल एस्टेट में कुछ तो स्पेशल सिचुएशन कंपनीज हैं जो एक्वायर हो रही हैं बाय लार्ज अनलिस्टेड प्लेयर्स, कुछ मेट्रो सेंट्रिक बड़ी रियल एस्टेट कंपनीज हैं जो ऑफिस स्पेस में भी हैं, मॉल में भी हैं, हाउसिंग और ऑफिस स्पेस सब में हैं इंटीग्रेटेड, और कुछ आपकी प्योर हाउसिंग रियल एस्टेट कंपनीज हैं जो मे बी साउथ बेस्ड हैं या डिफरेंट शहरों में है, लेकिन वो हाउसिंग फोकस्ड है। आप किस तरह की कंपनी पे ज़्यादा बुलिश हैं? अगर आप दोनों तरह के कंपनीज को देखें, एक तरफ है जो कंपनियां रीट्स या जहां पर कि जैसे फिनिक्स है जो मॉल्स ओन करती है, रन करती है, जहां पर कि आपको एक रेंटल यील्ड मिलता है, ग्रोथ मिलता है, और वहां पर आपका जो रिस्क रिटर्न प्रोफाइल है वो अलग है, सिक्लिकलिटी का जो रिस्क है वो थोड़ा अलग है। जो दूसरे तरफ हाउसिंग कंपनीज हैं, कुछ साउथ बेस्ड है, कुछ लार्ज मेट्रो बेस्ड है, कुछ वैल्यू हाउसिंग की तरफ फोकस कर रही हैं। तो इस समय क्योंकि एक सेक्युलर ट्रेंड दिख रहा है, हर एक में अपॉर्चुनिटी दिख रही है। अब जो इन्वेस्टर स्पेशल सिचुएशंस देखना चाहता है कि उसे एक शॉर्ट टर्म में एक डेल्टा मिले, उसके लिए वो स्पेशल सिचुएशन है। लेकिन जो व्यक्ति देखता है कि मैं आज क्या खरीदूं और 5 साल तक किस पे बैठ सकूं, तो उसके लिए पूरा बुके अवेलेबल है, डिपेंडिंग ऑन उनकी अंडरस्टैंडिंग पर्टिकुलर माइक्रो मार्केट की। तो हाउसिंग फॉर एग्जांपल कैश फ्लो बिजनेस है, जहां पर की कंपनियां प्रॉफिट कमाकर उसको री इन्वेस्ट करेंगी, उनकी इन्वेंट्रियां कम हो रही है, डेट कम हो रही है, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग प्ले है। पंकज, बहुत शुक्रिया आपका डिटेल में रियल एस्टेट स्पेस, रिटेल और बाजार पर अपना नजरिया हमारे साथ शेयर करने के लिए।